बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, दयानतदारी, ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी ड्यूटी देने वाले किसी भी अच्छे ऑफिसर या वर्कर की खूबियाँ हैं जो होने को तो सब में होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कोई कोई इन खूबियों का मालिक होता है और जो होता है उसको उस मुआशरे में अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल बना दिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसे ईमानदार और फ़र्ज़शनास लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ते हैं। जो लोग चोर रास्ते से ज़िंदगी के रास्तों को जल्दी जल्दी तय करते हैं और उनके इरादों की राह जो लोग ईमानदारी से रुकावट बनते हैं उनको वो ठिकाने लगा देते हैं। सीधा रास्ता छोड़कर बुराई और शैतान का रास्ता मापने वालों के बारे में हमारे माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि ऐसे लोग अपने लिए ईमानदार और फ़र्ज़शनास लोगों को क्यों ख़तरा समझते हैं, जानते हैं उनसे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बुराई है वो हमारी फितरत है कि हम बुराई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जिस तरह से हमारी आजकल सोसाइटी जिस तरफ मूव कर रही है तो हम बुराई के एक रास्ते की तरफ चल पड़े हैं और हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने का अब पता नहीं चलता। हम अब अगर कुछ बुरा कर भी रहे होते हैं तो हम उसको भी अच्छा बना के कर लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने गिल्ट को छुपाने के लिए। तो वो लोग जो कि अच्छाई को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो लोग एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे होते हैं, जो कि अच्छाई के रास्ते पे चल रहे होते हैं, वो फिर हमें कड़वे लग रहे होते हैं, वो हमें बुरे लग रहे होते हैं, वो हमें ऐसे लग रहा होता है कि वो हमें हमारे हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजारने दे रहे और हम अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हालांकि वो लोग जो कि हमें अच्छाई के ट्रैक पे लेके आना चाहते हैं या फिर जो लोग हमारा भला चाहते हैं वो हमें, जाहिर सी बात है, हमें बुराई से रोकेंगे भी, वो हमें गलत काम करने से भी रोकेंगे और उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े वो उस हद तक जाते हैं। नाज़रीन, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बड़ा पाक रिश्ता है। उस्ताद को रूहानी बाप कहा जाता है। जहां बाप के कुछ फ़राइज़ होते हैं वहीं औलाद के भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। यानी उस्ताद का काम शागिर्दों तक इल्म को अच्छे तरीके से पहुंचाना है और दीन और दुनिया में अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाना है। और अच्छे शागिर्द वो होते हैं जो उस्ताद के दिए हुए इल्म और सिखाई हुई बातें सारी ज़िंदगी याद रखें और उन्हीं की रोशनी में मुआशरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है।
फातिमा के घर में कोई दाखिल होकर उसको मारकर बड़े आराम से चला गया था। क्या फातिमा घर में अकेले रहती थी या उस घर के बाकी अफराद उस वक्त घर में नहीं थे? मारने वाला कौन था जिसको इस बात का इल्म था कि इस वक्त घर में कोई नहीं था? कहीं ये कोई घर के अंदर का ही आदमी तो नहीं था जो फातिमा को रास्ते से हटाना चाहता था? अच्छा, तो तुम हो मरहुमा के बेटे? जी मैं हूँ। इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरी माँ, मेरी बीवी भी थी लेकिन वो मैके गई हुई। मैके चली गई थी? खैरियत? हाँ जी। उमर, सर। ऐसा करो, घर को अच्छी तरह चेक करो। ठीक है सर। सर, चाकू से 2 से 3 बार वार किया गया है, लेकिन आला कत्ल मौके वारदात पर मौजूद नहीं है। सर, मुझे याद आया कि इस घर में मैं पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूँ। मैडम फातिमा ने 4 माह पहले अपने शौहर के खिलाफ जुए की रकम घर रखने के जुर्म में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और मरहुमा कॉलेज में पढ़ाती थी और एक ईमानदार टीचर थी। मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। वो दूसरी बीवी के साथ रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बाप ने ये कत्ल किया हो? जनाब, वो ऐसा क्यों करेंगे? खैर, ये हमारा काम है, हम खुद पता कर लेंगे। उमर, लाश का पंचनामा करो और इसके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। नाज़रीन, फातिमा ने अपने ही शौहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शौहर ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसको कत्ल कर दिया हो? ये सवाल था पुलिस के जहन में और ये सवाल किसी हद तक जायज़ भी था, क्योंकि फातिमा का शौहर साबिर अली इस वाक़े के बाद कभी फातिमा के पास नहीं आया और उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ रहना शुरू कर दिया। चौधरी अमजद ने साबिर अली को थाने तलब कर लिया था। तो बिलाखिर मार दिया तुमने प्रोफेसर को? नहीं जनाब, मैंने नहीं मारा उसे। तुम्हें तो बड़ा दुख हुआ होगा कि उसने तुम्हारे जुए की रकम से तुम्हें अयाशी करने से पहले पुलिस को फोन कर दिया। दुख तो मुझे बहुत हुआ था जनाब, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी रकम जीती थी मैंने और उस चुड़ैल की वजह से सारी रकम हाथ से गई। ओए, तुमने मेरे सामने उसको मारने की धमकी दी थी? नहीं सर, गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह देता है। जो कहता है वो कर भी देता है। लेकिन सर, मैंने उसे नहीं मारा। उसे सच बोलने और उसकी फर्जशनासी ने उसे मरवा दिया होगा। सच बोलने और फर्जशनासी ने? क्या मतलब है तुम्हारा? सर, उसने जिंदगी में कभी अपनी ड्यूटी से बेईमानी नहीं की, हमेशा सच बोला। और सर, सच के लिए तो डर जाती थी। खुल के बात करो, जो कुछ कहना चाहते हो। सर, फातिमा बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे स्कूल में उसने नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी, उसके हिसाब से वहाँ पे बेईमानी होती थी। और सबसे बड़ी मिसाल तो मैं हूँ जनाब, क्योंकि उसने अपने शोहर को कभी गलत काम नहीं करने दिया। सर, ये सही कह रहा है, हमने पता करवाया है। मैडम फातिमा किसी भी गलत काम करने वाले को माफ़ नहीं करती। हाँ सर, मैंने उसे कई बार समझाया कि जिंदगी में कहीं ना कहीं तो समझौता कर लो, पर सर वो नहीं मानी वो। ओए, सच बता दो कि तुमने उसका कत्ल किया या नहीं किया। तुम चौधरी साहब को जानते नहीं, बहुत सख्त SHO है। जनाब, मैं उसको क्यों मारूंगा? साबिर अली ने तो पुलिस को बयान दे दिया कि उसने फातिमा को नहीं मारा। वो अलग ज़रूर हुआ था, मगर कभी उसने उसे मारने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन ऐसे एंगल से उसने पुलिस को आशना किया था जिसको पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई थी।
कि वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि ईमानदार और सच्चे इंसान के दुश्मन बहुत होते हैं। लेकिन अभी पुलिस साबिर अली को भी शक से मुबर्रा नहीं कर रही थी। मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। देखो फातिमा, सिर्फ एक बार और आखिरी बार, इसके बाद कभी नहीं, वादा मेरा। हराम की कमाई पर खड़ी की हुई सारी जिंदगी और इससे मिलने वाली ऐश मुझे नहीं चाहिए। फातिमा, ये पैसे मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं। काश तुमने ये पैसे मेहनत से कमाए होते। ओहो, जुआ जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। साबिर अली, जुए और मेहनत की कमाई में फर्क होता है। अगर यही सब कुछ तुम मेहनत से कमा कर लाते तो मैं खुश होती, मगर मैं इतनी बड़ी रकम वापस करने वाला नहीं हूँ। तो ठीक है, इन पैसों को मैं अपने घर में रखने नहीं दूंगी। तुम्हारा घर? ये मेरा भी तो घर है, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। इसी बात का तो दुख है, तुम मेरे शौहर हो। हाँ भाई, जिसकी ईमानदारी की लोग मसाले देते हैं, लेकिन क्या फायदा? हमारी जिंदगी देखो। क्या हुआ हमारी जिंदगी को? अरे फातिमा, मैं ऐश की जिंदगी जीना चाहता हूँ भाई। बड़ा घर हो, गाड़ी हो, ताकि हमारा बेटा आने वाले दिन आराम से गुजार सके। इज्जत की थोड़ी भी, ऐसी बेईमानी कमाई से 1000 दर्जे बेहतर है। तुम ये पैसे वापस कर आओ। मगर फातिमा, ये मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। तो ठीक है, फिर मैं कुछ करती हूँ। अरे क्या करने लगी हो? पुलिस को फोन। पुलिस को फोन? हेलो, पुलिस स्टेशन। फातिमा ने साबिर अली के जुए में जीते हुए पैसे घर में रखने और इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। दोनों मियां बीवी की बहस से साफ पता चलता था कि फातिमा ने सारी जिंदगी बेईमानी का 1 रुपया भी कमाना गवारा नहीं किया। लेकिन साबिर अली शॉर्ट रास्ता ढूंढ रहा था और जिस दिन वो एक बड़ी रकम जीतकर वापस लौटा, उस दिन भी उसकी बीवी फातिमा ज्यादा पैसे देकर अपनी ईमानदारी को बेचने पर मजबूर नहीं हुई और उसने पुलिस को आगाह कर दिया। पुलिस ने साबिर अली को गिरफ्तार किया और वो सारा पैसा जब्त हो गया। इस बात का दुख साबिर अली को था, क्योंकि उसकी जिंदगी के ख्वाब अधूरे रह गए थे। क्या साबिर अली पुलिस के सामने झूठ बोल रहा था और कत्ल करने के बाद अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, या कातिल कोई और था? वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि साबिर अली को पुलिस ने तफ्तीश के लिए बुलाया और उसमें साबिर अली और फातिमा के बीच होने वाले वाक़े का भी इल्म हमें हुआ। लेकिन साबिर अली इतने बड़े वाक़े के बाद भी फातिमा के कत्ल से इनकार कर रहा था, जबकि पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन ज़बरदस्ती बयान लेना भी कानूनन गलत था, इसीलिए पुलिस भी फिलहाल इसके बयान के बाद उसको छोड़ने पर मजबूर थी। सर, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वही बात कि चाकू के वार किए गए और ये वारदात 2 से 3 के दरमियान हुई है। जी सर। फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह? सर, उनके बकौल इर्द गिर्द जो भी चीज़ें पड़ी थी उन पे सिर्फ फातिमा के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। बहुत ही चालाक बंदा लगता है जो तमाम कानूनी हरबे जानता है। कौन हो सकता है? सर, ये साबिर भी वैसे कोई सीधा बंदा नहीं है। जानता हूं, उसे छोड़ा है, शक से निकाला नहीं है। फिलहाल कोई सबूत भी तो नहीं है। उमर, एक काम करो, फातिमा के अलावा तमाम फैमिली के फोन नंबर्स सर्विस लाइन पे लगाओ। सबके फोन कॉल्स रिकॉर्ड निकालो, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। जी सर। और हाँ, वो फातिमा की सौतन, क्या नाम है उसका, महनाज को और उसकी बहू मलाइका को, दोनों को थाने बुलाओ। उनके रिश्ते में भी कुछ ठीक नहीं था।
थाने बुलाओ उन्हें। ओके सर। थानेदार का तफ्तीश का एंगल ठीक जा रहा था। क्या फ़ोन कॉल से कुछ मिलने वाला था? फातिमा की बहू भी उसकी बातों की वजह से नाराज़ होकर मैके बैठी थी और उधर उसकी सौतन महनाज के पास तो अपनी सौतन को मरवाने की कई वजूहात थी। एक तो साबिर की बात का गुस्सा और दूसरा मसला प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही थी। अब देखना ये था कि कातिल कौन है और वो अपना जुर्म कबूल कैसे करेगा। तो क्या कहोगी अपनी सौतन के कत्ल? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? नहीं। साबिर अली की वो पहली बीवी थी और उसने तुम्हें कभी भी तस्लीम नहीं किया था, बल्कि जलील ही किया था। तो क्या ये वजह काफी नहीं है? अब आप ये भी कहेंगे कि उसके मरने से उसके घर पे मेरा हक हो जाएगा? इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब है कि तुम कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करती हो? हरगिज नहीं। इन तमाम बातों के बावजूद से मैंने नहीं मारा। ये हम कैसे मान लें? क्योंकि मुझे फातिमा से कुछ नहीं चाहिए था। जो चाहिए था वो साबिर अली था और वो मैं छीन चुकी थी। यानी तुम्हें उस घर से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर अब पहले नहीं थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसका बेटा जमील और उसकी बहू तुम्हें उस घर में घुसने देंगे? उन सब से बात करना साबिर अली का काम है। वैसे आप फातिमा की बहू से क्यों नहीं पूछते? बहू से? तुम्हारा मतलब है कि उसका इस कत्ल से ताल्लुक हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। बहू और सास की आपस में कभी बनी नहीं, यही वजह है कि वो आज भी मायके बैठी है। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ जी, सिर्फ सौतन होने की बिना पे आपने मुझे तफ्तीश का हिस्सा बना डाला। आप उससे क्यों नहीं पूछते? देखो जमील, तुम्हारी माँ की ये हर बात पर नेकी की तबलीग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो, मेरी माँ एक टीचर थी और अब वो प्रोफेसर। उन्होंने हमेशा किताबें ही पढ़ाई हैं। मैं यहाँ पढ़ने नहीं आई जमील, जिंदगी गुजारने आई हूँ जिसमें ऊंच नीच सब चलता है। क्या कहती हो तुम? या तो मुझे अलग से एक घर लेकर दो जहाँ मेरी मर्जी चले, वरना मैं मैके जा रही। ये क्या बात हुई? अचानक इतना बड़ा फैसला? अचानक ये फैसला नहीं किया मैंने जमील। पूरे 6 माह लगे हैं मुझे ये फैसला करते हुए। तुम्हें पता तो है कि मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें अलग से घर लेकर दूं। ठीक है, तो फिर मैं अपने बाप के घर जा रही हूं। अपनी माँ से जान छुड़ा लो जमील, वरना। मलाइका बेटा, फैमिली सिस्टम को तोड़ना अच्छी लड़कियों की हरकत नहीं होती। हाँ, मैं अच्छी थी ही कब? आप कोई नेक ब्याह के लिए हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि अच्छे और बुरे में तमीज़ मालूम होनी चाहिए। ये मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे किसी से तमीज़ सीखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसे ही मेरी राह में आती रहेंगी तो मुझे मेरा रास्ता साफ करना आता है। इतनी नफरत? हाँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी, लेकिन आपने तो मुझे स्कूल में ही दाखिल कर दिया। ये ना करो, वो ना करो, नफरत है मुझे। देखिए, ये तो एक एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है ना कि घर छोड़ के चले जाना, या फिर ये कि मुझे अलग घर लेके दें तो उसके बाद ही फिर मैं एडजस्ट होंगी, या फिर मैं तब ही घर में रहूँगी, आपके साथ रहूँगी अगर मुझे अलग घर प्रोवाइड किया जाएगा। पहली बात तो ये कि अगर आपके घर में कोई आपका ये जो आपके एल्डर्स हैं, जो आपके बड़े हैं, डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होता है, उनका एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। सेकेंडली ये कि उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उन्होंने दुनिया देखी होती है। तो अगर वो किसी चीज़ से मना कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो एक चीज़ अगर मैं साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊँ, तो अगर आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा है तो एक चीज़
चीज़ हमेशा मैं बताती हूँ कि वैल्यू द डिफरेंसेस। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन हुए हुए हैं। आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, मेरी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, एक थर्ड पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसके ट्रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। सो इन ऐसी सूरत हाल में हमें डिफरेंसेस को वैल्यू करना आना चाहिए। महनाज ने गोलमोल जवाब दिए थे पुलिस को, जिनसे पुलिस मुतमईन नहीं थी। लेकिन महनाज ने एक हैरानकुन एंगल का जिक्र किया था, वो था फातिमा की बहू मलाइका। मलाइका अपनी सास से खुश नहीं थी। वो अपनी सास से जान छुड़ाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी, क्योंकि वो नए दौर की आज़ाद ख्याल लड़की थी, अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन फातिमा एक सुलझी हुई खातून थी, उसका तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ था। यही इख्तलाफ तेज़ी पकड़ गया और आखिर मलाइका घर छोड़कर चली गई कि जब तक सास जिंदा है वो उस घर में नहीं आएगी। क्या उसने घर वापस आने के लिए सास को रास्ते से हटा दिया था? तो बिलाखिर तुमने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली। आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम अपनी सास से किस कदर नफरत करती थी। हाँ, थी नफरत। क्यों? क्योंकि मेरे और उनके ख्यालात नहीं मिलते थे। मुझे उनकी रोक टोक और अच्छाई एक आंख नहीं भाती थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कोई हमारे जिंदगी के साथ अच्छा करने की कोशिश करे तो हमें इतना बुरा लगता है कि हम उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी सास को खुद मार डाला? बिल्कुल, क्योंकि उनकी मौत से तुम्हें ही फायदा पहुंचेगा। फायदा पहुंचेगा? लेकिन मैं क्यों मरवाना चाहूंगी उनको? इसलिए कि वो तुम्हारी पसंद की जिंदगी गुजारने में सबसे बड़ी रुकावट थी, और उसके मरने के बाद ये घर तुम्हारा हो जाना ना। तो इसके लिए मुझे उनको मारने की क्या जरूरत थी? मतलब? आज नहीं तो कल सब कुछ वैसे भी मेरा ही होने वाला था, तो इसके लिए मुझे उनको कत्ल करने की या करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मोहतरमा, कभी कभी जल्दबाजी इंसानी फितरत का हिस्सा बन जाती है। देखिए जनाब, मैं एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्याल की लड़की हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी सास को मारने का नहीं सोचा। हाँ, अपनी आज़ादी के लिए अलग रहने का ज़रूर सोचा था। और तुम्हें अलग रखने के लिए तुम्हारे मियाँ के पास पैसे नहीं थे? जी, इसलिए मैं अपनी माँ की तरफ रुकी हुई थी। जब तक वो बंदोबस्त करे तब तक मैंने वहीं पे रहना था। क्या मतलब? जब तक वो बंदोबस्त करे तब तक? मलाइका ने भी अपनी सास के कत्ल से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि पुलिस को शक था कि घर पर कब्जा करने के लिए वो ऐसा कर सकती थी। और दूसरी वजह यह भी थी कि वो अपनी सास से नफरत भी करती थी। लेकिन मलाइका से तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक क्लू मिला था। अमजद ने अरशद की तरफ देखकर किसके बारे इशारा किया था कि अब पुलिस के शक के दायरे कार फातिमा के बेटे जमील तक भी जा सकते हैं। इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, पुलिस जब फातिमा की डेड बॉडी के पास पहुंची तो सबसे पहले जमील ही वहां मौजूद था। ना तो फातिमा का शौहर घर में था और ना उसकी बहू। इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि जमील अपने बीवी को घर में वापस लाने के लिए अपनी मां को रास्ते से हटा दे। लेकिन पहले पुलिस का उस पर शक नहीं गया था, लेकिन अब न जाने क्यों थानेदार को ये शक हो गया था कि जमील का हाथ उसमें है और मलाइका और जमील ने मिलकर कोई प्लान बनाया होगा।
और वो अब तक पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि ऐसे मामलात में जब एक औरत अपनी ईमानदारी की वजह से बहू को भी एक आंख ना भाती हो, शौहर की नज़र में भी उसकी दुश्मन हो और बेटे के घर बसने में भी रुकावट हो, तो उसका कातिल कौन हो सकता है? क्या ये सारे रिश्ते उसको रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले सकते हैं? छोटी मोटी बात से स्टार्ट होता है, अब लड़ाई झगड़े स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जब घर के एक फैमिली की जब पार्टीशन हो जाती है ना, कि एक इंसान एक तरफ खड़ा है और बाकी सारी की सारी फैमिली एक अलग तरफ खड़ी है और वो सारे के सारे ही एक फ़र्द को नापसंद करना शुरू कर देते हैं, तो वो डेफिनेटली वो उनके अगेंस्ट साजिशें करना, उनके अगेंस्ट वो गॉसिप करना, फिर उसके बाद बातचीत करना, उनके किरदार या फिर उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको मनफी या उनके बिहेवियर्स के ऊपर जो है ना वो डाउट करना, उनकी इंटेंशन के ऊपर डाउट करना। हालांकि वो राइट इंटेंशंस हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि आपका अक्लो शऊर आपका साथ नहीं दे रहा होता, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं अपने मुफाद की खातिर। अब हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं आजकल की सोसाइटी में, जिस तरह से हम ऑपरेट कर रहे हैं कि एवरीबडी हैज़ बिकम लाइक सेल्फिश। उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कितना नुकसान कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो किसी की जान लेना, अपने ही फैमिली मेम्बर की जान लेना इतना आसान हो गया, इट्स जस्ट लाइक अ पीनट। इंसान के करीबी रिश्ते भी कभी कभी उसकी फ़र्ज शनासी और ईमानदारी के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं और उसको अपने लिए अजाब समझने लगते हैं, क्योंकि शैतान के बताए हुए रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि हमें अच्छी और सही बात करने वाला, हक की बात करने वाला अपना दुश्मन ही लगता है। फातिमा के साथ भी यही हुआ था। किसी को सीधे रास्ते का सबक पढ़ाते हुए किसी की आंख को इतनी बुरी लगी थी कि उसने अपनी आंखों के सामने से उसे हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। क्यों मारा तुमने अपनी माँ को? मैंने मारा अपनी माँ को? थानेदार साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी बेगम की खुशी के लिए। तुम्हारी बेगम के रास्ते की दीवार थी ना तुम्हारी माँ। हाँ, मगर क्या? तुमने अपनी बेगम की खुशी के लिए अपनी माँ को मार दिया। ये गलत है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। और बीवी से? उससे भी करता था, लेकिन अपनी माँ से ज्यादा नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही के लिए? जनाब, आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं है मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। चलाक मुजरिम हो। तुमने सबूत मिटा दिए और अब मुझसे सबूत मांगते हो? मैं पहले ही अपनी माँ के मरने की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे और परेशान ना करें। मुजरिम तो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, उल्टा मुझे मुजरिम बना रहे हैं आप। कानून को सबक सिखाते हो, कानून को बताते हो। पर तुम्हारी बीवी तो कहती है कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मजदूरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ की तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं किसी के साथ फ्रॉड करके उसकी झोली में खुशियाँ ला के दूँ। तुम्हारा अपनी बीवी के बारे में क्या ख्याल है? वो क्या कर सकती है? क्या कर सकती है वो? मलाइका और मेरी माँ की नहीं बनती थी। वो इस हद तक तो नहीं जा सकती कि मेरी माँ को कत्ल कर दे। इसका मतलब है कि चांस है। एक दफा जुर्म साबित हो लेने दो, माफ तो उसे कानून भी नहीं करेगा। पुलिस की हर कोशिश नाकाम जा रही थी। कोई भी कत्ल अपने सर लेने को तैयार नहीं था। मौके पर कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था जिससे पुलिस को कोई रहनुमाई मिलती। फातिमा का कत्ल पुलिस के लिए एक मौमा बन चुका था जिसको हल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। बेटे को अपनी माँ से प्यार था, बहू की नफरत बकौल उसके इस कदर नहीं थी कि वो सास को कत्ल करवा देती। फातिमा का शौहर और उसकी सोतन महनाज भी खुद को चुंगल से निकालने के लिए अपने अपने बयानात दे चुके थे, इसीलिए थानेदार के हाथ कोई क्लू नहीं लग रहा था। आपने मुझे फिर से क्यों बुला लिया? क्योंकि अब की बार मेरे पास सबूत है जो तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। देखें, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। देखो बीबी, सच बोल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि हमें पता चल चुका है कि कत्ल के वक्त तुम वहीं मौजूद थी।
मैं वहां पर? हाँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं उस दिन घर से निकली ही नहीं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे फोन की लोकेशन वहां क्यों शो हो रही है? मेरा फोन? हाँ, तुम्हारा फोन। देखो, मुझे औरतों पे हाथ उठाने वालों से सख्त नफरत है। मुझे मजबूर मत करो। एक मिनट, बताती हूँ। बको, कैसे बताऊं? बताती हूँ तो भी मेरा ही घर उजड़ता है। बीबी, सच बता दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उस दिन मेरा फोन कुछ मसला कर रहा था और मैंने अपना फोन साबर अली को ठीक करवाने के लिए दिया था। साबिर अली? पुलिस ने महनाज को फ़ोन लोकेशन की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था क्योंकि उसके फ़ोन की लोकेशन फातिमा के घर के करीब की शो हो रही थी। लेकिन ये क्या कहानी है, जहां से शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म होने जा रही थी। महनाज का फ़ोन उस दिन साबिर अली के पास था और साबिर अली ने अपना फ़ोन उस दिन महनाज के पास रखा था। यानी साबिर अली ही वो बंदा था जिसने फातिमा का कत्ल किया था और ये फ़ोन वाली सारी साजिश खुद ही रची थी। जुए के पैसे के जाने का इतना दुख था कि उसने फातिमा को माफ नहीं किया था। तो अब भी कोई बहाना है तुम्हारे पास? जनाब, ये सच है कि उस दिन फोन महनाज का मेरे पास ही था। और अपना फोन तुमने महनाज के पास छोड़ दिया ताकि तुम साफ बच निकलो। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो महनाज का फोन ठीक करवाने के लिए लाया था। और तुमने सोचा कि अच्छा मौका है, साफ बच निकलोगे और तुम्हारे पास सबूत होगा कि उस वक्त तुम वहां मौजूद नहीं थे और फातिमा भी रास्ते से हट जाएगी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खुदा को हासिल नासिर जान के कहता हूँ कि मैंने फातिमा को नहीं मारा। नहीं मारा तो कम से कम उस वक्त तुम वहां मौजूद थे, मरवा दिया होगा किसी के हाथों। सर, वो मेरी बीवी थी, मैं भला उसे क्यों मरवाऊंगा? क्योंकि तुम्हें बीवी के रूप में महनाज मिल गई थी। तुम्हें अब ऐसी बीवी की जरूरत नहीं थी जो तुम्हें बुराई से मना करे। सर, वो जैसी भी थी मेरे बच्चे की माँ थी, अच्छी और नेक थी। सर, मैं ही गलत था। पर सर, गलत होने का मतलब ये नहीं कि मैं उसे मार दूंगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने अब तक। तुम वहां गए क्यों थे? सर, अगर मुझे पता होता कि फातिमा उस दिन मर जाएगी तो मैं घर के अंदर भी जाता। मैं तो उससे बात करना चाहता था, मगर सर हिम्मत नहीं हुई। मैं घर के दरवाजे से ही वापस आ गया था। उमर, जी सर। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे मजीद खिदमत की जरूरत है। ले जाओ इसे, फैंटी लगाओ। चलो 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 निकलो। फातिमा के कत्ल केस में कोई भी रोशनी नहीं मिल रही थी। जिस पर भी मुजरिम समझकर हाथ डाला जा रहा था वही खुद को बेगुनाह कहकर अपनी जान छुड़ाने को था। लेकिन क्या इस तरह से पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी या फिर ये फाइल ऐसे ही क्लोज करना पड़ेगी? कोई तो ऐसी बात थी जो पुलिस की नज़र में नहीं आ रही थी, कोई क्लू नहीं था जो कातिल तक लेकर जाता। लेकिन खून कहते हैं कभी छुप नहीं सकता, वो खुद ही बोल पड़ता है। हाँ, कुछ बोली महनाज? नहीं सर, इतनी मार खाने के बावजूद भी वो अपनी बात पर कायम है कि उसका और साबिर अली का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम क्या कहते हो? सर, मेरा ख्याल है कि जितनी मार इनको पुलिस की पड़ चुकी है, अगर कोई प्रोफेशनल किलर भी होते तो मान जाते। मुझे नहीं लगता कि... मैं समझ गया, सच कह रहे हैं, मगर कातिल कौन है? सर, प्रोफेसर फातिमा का जिस तरह कत्ल किया गया है, लगता तो यही है कि किसी अपने ने, जिसको बहुत ही गुस्सा था, कत्ल किया है। तुमने कॉलेज के कुलीग्स और प्रिंसिपल से पूछताछ की? जी सर, कॉलीग्स और इंतजामिया में से किसी के साथ भी कोई झगड़ा नहीं था। कहीं तो कुछ है, कहीं तो कुछ है, कुछ मिस हो रहा है। तुम एक काम करो, वो तमाम फोन नंबर्स नोट करो जिनकी लोकेशन उस दिन सेम टाइम पे वहां पे थी। जी सर, मैं चेक करता हूँ, क्योंकि पहले तो हमारा सिर्फ फैमिली पर ही फोकस था।
फिलहाल महनाज पे मजीद तशद्दुद नहीं करना, उसको इजी कर दो, लेकिन अपनी कस्टडी में रखो। ओके सर। सर, ये एक नंबर मिला है जो उस टाइम मैडम फातिमा के घर के पास एक्टिव था। हो सकता है किसी राहगीर का हो। नहीं सर, इस नंबर से प्रोफेसर फातिमा को 1-2 दफा कॉल आ चुकी है। क्या कह रहे हो? कौन है ये? उठाओ इसे फौरन। यस सर। पुलिस जब बिल्कुल मायूसी के दहाने पर आन खड़ी हुई थी, तभी उन्हें एक रोशनी की किरण नजर आई थी। किसी अजनबी का नंबर जो उस वक्त प्रोफेसर फातिमा के घर के लोकेशन पर शो हो रहा था और उसके राब्ते में रहने वाला नंबर भी था। ये नंबर पहले पुलिस की नज़र से इसलिए नहीं गुजरा था क्योंकि वो इस कत्ल को फैमिली मैटर समझकर फैमिली के अफराद से ही तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन अचानक ये नंबर सामने आया था और काफ़ी अहमियत का हामिल था और उस अंधे कत्ल की अंधी तफ्तीश में रोशनी की अलामत था। ये किसका नंबर था? कौन था जो उस वक्त प्रोफेसर फातिमा के घर के अंदर था या उसके घर के बाहर था? क्या ये कातिल का मुआविन था या फिर खुद कातिल? इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़िन, पुलिस किसी हद तक कातिल के करीब पहुंच चुकी थी क्योंकि अब तक होने वाले बेनतीजा तफ्तीश से उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था, लेकिन साबिर अली और महनाज भी अभी छोड़े नहीं गए थे क्योंकि महनाज का नंबर जो उस वक्त साबिर अली के पास था वो भी फातिमा के घर के लोकेशन शो करवा रहा था। अब 2 नंबर एक ही वक्त में एक ही लोकेशन पर थे, उनमें से कोई एक तो कातिल था। जब हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं ना तो इट्स नेचुरल कि एक फियर फैक्टर होता है। कुछ लोग होते हैं, ऐसी परसेंटेज भी है लोगों की जो कि फियरलेस होते हैं, वो कुछ भी गलत करने के लिए जब जाने लगते हैं उन्हें उनके दिल में कोई डर कोई खौफ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो कि जब कुछ गलत काम करने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई कंपेनियन, कोई ना कोई किसी न किसी को वो साथ कैरी करके लेके जाएं ताकि उनके साथ कोई बराबर का शरीक हो, ताकि वो मिल के वो उनका कोई पार्टनर ज़रूर हो। सो ये सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कि आपके फैमिली मेम्बर्स ही ये काम कर सकते हैं, कोई अजनबी वो कोई इस सिनेरियो में तो इवन कोई पुराना ग्रज भी हो सकता है, आज से 10-15 साल पुराना ग्रज भी हो सकता है, कोई रीसेंट ग्रज भी हो सकता है और कोई छोटी सी माइन्यूट सी बात भी हो सकती है। मौत का एक दिन मुकर्रर है, मगर वो किस तरह आएगी ये कोई नहीं जानता और किसकी वजह से आएगी ये भी इल्म नहीं होता। ऐसा ही फातिमा के साथ हुआ था, उसकी भी मौत तो आ गई थी, लेकिन किसकी वजह से हुई और क्यों हुई अभी तक ये मामला सुलझ नहीं पा रहा था। पुलिस के हाथ लगने वाले नंबर से पुलिस ने एक बंदे को उठा लिया था, अब देखना ये था कि वो क्या कहता है। आप लोग मुझे इस तरह नहीं पकड़ सकते। अच्छा जी, वो क्यों? हम आपको क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि मैं एक सरकारी क्लर्क। सरकारी क्लर्क? सरकारी क्लर्क साहब, क्या करने गए थे प्रोफेसर साहिबा के घर? वो मेरी टीचर, मैं उनसे बात करने के लिए गया था। वो तो प्रोफेसर थी और तुम्हारी टीचर कहाँ से होगी? आज से 10 साल पहले मेरी टीचर थी, प्रोफेसर तो वो बाद में बनी है। 10 साल के बच्चे, इतने अरसे के बाद तुम्हें अपनी टीचर की याद क्यों आई? क्या करने गए थे वहां पे? ओए, सच सच बता दो, हमारे पास ना तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। अगर तुमने गलत बयानी की तो मुफ्त की मार पड़ेगी तुम्हें। जल्दी बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसको सारी रात उल्टा लटकाओ और ठंडे पानी में डुबकियां दो, इससे बाकी की तफ्तीश सुबह ही होगी। मैं बताता हूँ। मैंने ही मारा है उसे।
क्यों मारा था? वो तो तुम्हारी टीचर थी। अभी तो मैंने उन्हें बहुत आसान मौत दी। जिस तरीके से उन्होंने मेरा करियर तबाह किया, उनको तो इससे भी भयानक मौत मिलनी चाहिए थी। भयानक मौत को लगते, भयानक मौत को लगते। क्या किया था? क्या किया था उसने? अगर वो उस दिन मेरा फाइनल पेपर कैंसिल ना करती तो शायद आज मैं भी कोई अफसर होता। वो पेपर क्यों कैंसिल किया? मैं अपने एक दोस्त की मदद के साथ अपना पेपर हल कर रहा था। मेरे पास कुछ पर्चियाँ थी बस। तो जो ही उनकी नज़र मेरे पे पड़ी, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और मैंने फिर उनकी मिन्नत समाजत की, रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ियाँ मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उनके ऊपर फर्ज शनासी का भूत सवार था। तुम अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें कोई रोके तो तुम उसे कत्ल कर दोगे, कत्ल कर दोगे। मैं तो उनके घर भी गया था उनको समझाने के लिए। नवाज किसी ज़माने में फातिमा का स्टूडेंट था और इम्तिहान के दौरान में वो नकल करते हुए पकड़ा गया था, जिस पर फातिमा ने उसका वो पेपर कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से वो आगे ना पढ़ सका और उसको सरकारी महकमे में क्लर्क भर्ती होना पड़ा, क्योंकि उसने ऑफिसर बनने के ख्वाब बुने थे जिनको फातिमा ने तोड़ा था। इसीलिए उसने बदला लेते हुए फातिमा को कत्ल कर दिया। ये था इस दुनिया में ईमानदारी का सिला, लेकिन इस कहानी में अभी भी बहुत कुछ बाकी था। अंदर आ जाओ। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैडम मेरी एक मिनट बात तो सुने आप। मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ मैडम। ठीक है, बैठ जाओ। मैडम मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। देखो बेटा, हमें ज़िंदगी में हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। शॉर्टकट शैतान का रास्ता है जो हमें आगे जाकर ज़िंदगी में और परेशानियों से दो चार करता है। पर मैडम देखो, तुम अभी बच्चे हो और मेहनत करो और मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ो। चीटिंग यानी धोखा और करप्शन का रास्ता छोड़कर चलो, बहुत कामयाब होगे। चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया मैडम, पर आप मेरी बात सुन लें। उसकी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पछताना भी अच्छा नहीं होता। तुम बस अगली बार के लिए फुल तैयारी करो। मैडम आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अगर आप चाहें ना तो ये मामला यूँ ख़त्म हो सकता है। बस मेरे पेपर से कैंसर लिखा हुआ मिटा दें, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। तुम्हारा मतलब है तुम अपना और मेरा टाइम ज़ाया करने के लिए आए हो? निकलो। मैडम ये आप अच्छा नहीं कर रही। सदाकत, शराफत और ईमानदारी का सबक मैंने बचपन से पढ़ा है और यही पढ़ाती आई हूँ। इस राह में जो भी मुश्किल आएगी मैं उसे देख लूँगी। तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर उस दिन मुझे बड़ी मुद्दत के बाद अपनी अंदर की आग बुझाने का मौका मिला।
तुमने उन्हें कत्ल कर दिया। पुलिस ने नवाज पर फातिमा के कत्ल का चार्ज लगाकर उसको अदालत में पेश कर दिया था और अदालत ने इस केस में उसको सजाए मौत की सजा सुना दी। इस केस में एक ही बात सामने आई थी कि अच्छाई और बुराई इंसान के अंदर होती है और कभी कभी बुराई अच्छी तरबियत पाकर भी अच्छाई में नहीं बदलती, वो बुराई ही रहती है। नवाज एक ऐसी ही मिसाल था जो प्रोफेसर फातिमा जैसी नेक दिल और ईमानदार प्रोफेसर से पढ़कर भी अच्छा नहीं बन सका था। नाजरीन, इल्म एक रोशनी है और इस रोशनी को हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उस्ताद की होती है और अगर उस्ताद अच्छा मिले तो उस पर रब का शुक्र करना चाहिए और उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि जिसने हमें इल्म सिखाया उसका बदला हमारी ज़िंदगी में उसकी खिदमत करना है। बुराई से दूर रहिए और अच्छाई का दर्स देते रहिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।